मित्रों, आइए इस वीडियो में आपके भौतिक विज्ञान फिजिक्स के जो आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, जो आपके फैक्ट हैं, पॉइंट जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। देखिए, लगभग आपकी फिजिक्स में ऐसे 13 से 14 सिद्धांत हैं जो कम से कम आपको परिभाषा के स्तर पर जरूर याद होने चाहिए कि आखिर कौन सा सिद्धांत आपका ताप से जुड़ा हुआ है, कौन सा प्रतिस्थापन की दर से जुड़ा है। क्योंकि अगर आपको उसकी डिफिनीशन और उसकी जो आपका किससे लिंक है इतना भी पता रहेगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को एलिमिनेट करके सही कर सकते हैं। तो आइए फिजिक्स के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका जो बहुत ही जर्नल है और कई बार इस पे आपका क्वेश्चन बनता है। तो पहला देखिए, सिंपल सा एक क्वेश्चन है आपका, जैसे SI मात्रक जो आपकी पद्धति है, इसके आधार पे जो आपके 7 मूल मात्रक है, कई बार इसके आपके पूछे जाते हैं कि क्या इसके पैमाने हैं, इस मात्रक इसके क्या क्या है। सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे आपने ये आपका प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन ही लीजिए। 1 नैनोमीटर को जब आप लिखेंगे 10 की पावर 9 मीटर है ये आपका, लेकिन इसी जब आप सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 10 की पावर -7 हो जाता है। अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान मीटर सेंटीमीटर में नहीं देंगे तो इस तरह का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन भी आपका परीक्षा में गलत हो जाएगा। तो देखिए, जैसे आपके SI पद्धति में जो प्रयुक्त आपकी मूल राशियां हैं, इसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और आपके पदार्थ का जो परिमाण होता है मोल, इसे यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें देखिए, कई बार ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि नहीं है। तो उसमें क्या किया जाएगा कि आपको दूसरे जो मात्रक हैं, पैरामीटर्स हैं, वो दे दिए जाएंगे। और ऐसे ही आपके संपूरक मात्रक में कोण का मात्रक रेडियन है, घन कोण का आपका स्टेरेडियन है आपका, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट आपको ध्यान से देखने हैं। दूसरा पॉइंट देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे यहीं पे हमने अभी आपका देखा पदार्थ की मात्रा का परिमाण मोल में होता है, लेकिन 1 मोल क्या है? तो ये जो आपकी आवोगार्दो जो आपका नियतांक होता है, जिसका टोटल वैल्यू कितनी है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23। ये याद रखिए कि आपका 1 मोल इसके बराबर होता है आवागाद्रो नियतांक के। और रेडियन क्या है? तो इसका प्रयोग आपके समतल चीज़ों के कोणों को नापने के लिए। और स्टेरेडियन क्या है? तो ये आपके 3D है, जो आपके ठोसीय कणों जो कोण होते हैं उसे मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोल जो है पदार्थ के परिमाण का मात्रक है, द्रव्यमान का नहीं। मतलब ये आपका जो मोल है ये परिमाण का मात्रक है, ना कि किसी तरह के द्रव्यमान का। और ऐसा आपको एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि मोल के संदर्भ में आप निम्नलिखित में से गलत स्टेटमेंट को चुनिए। तो लिखा जा सकता है कि भाई मोल जो है द्रव्यमान का मात्रक है, जबकि ये परिमाण का है। तो इसलिए आप एक जनरल चीज़ें भी जानते रहिए कि रेडियन, स्टेरेडियन और मोल तीनों ही चीज़ें जो है किस चीज़ के लिए है। और जो आपका मोल है ये आपके आवोगाद्रो नियतांक से जुड़ा हुआ है, जो आपका ये सामने डिजिट आपकी दी गई है, इसे ध्यान से देखिए। इसके बाद देखिए मित्रों, जो आपके अलग जो आपके पॉइंट है, वायुमंडलीय दाब को मापने का जो प्रयोग है आपका बैरोमीटर है। साधारणतः बैरोमीटर में आपका पारा होता है। दूध की अपेक्षित घनत्व को लैक्टोमीटर के द्वारा, वायु की आर्द्रता आपकी हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। लेंस की क्षमता आपकी डायोप्टर के द्वारा। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता बैकुरल ने बताई थी। 1 माइक्रोन पे कई बार पूछा गया क्या है? तो आपका 1/1000 मिलीमीटर इसकी जो है पूरी रेंज होती है, ये आप यहाँ पे देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, बहुत ही सिंपल सा, लेकिन यहाँ भी आपका सवाल कई बार गलत हो जाता है। राशि कौन सी आपकी जो है वो अदिश राशि है, कौन सी आपकी सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी है? तो देखिए स्केलर और वेक्टर को ध्यान से देख लीजिए। स्केलर कौन सी होंगी? जिसमें केवल आपका स्केल मतलब स्केल से किसी चीज़ को मापा जा सकता है, परिमाण है, तो वो आपकी क्या है? वो आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, अदिश राशियाँ हैं, जिसमें आपकी दिशा नहीं होती। जैसे द्रव्यमान है, चाल है, आयतन है, कार्य है, समय है, ऊर्जा है, ये सब आपके स्केलर क्वांटिटी अदिश राशियां हैं। फिर इसके साथ देखिए वेक्टर कौन सी हैं? तो वेक्टर जो आगे प्रसार करती हैं, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जैसे वेग, विस्थापन, बल और त्वरण। और आगे जाके इनके संदर्भ में भी आपको इनके जो मात्रक सूचक हैं वो पैरामीटर कई बार पूछे जाते हैं परीक्षा में। एग्जाम्पल के तौर पर मित्रों, एक आपका जो एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर है। ये बात आप लोग याद रखिए, कई बार इस तरह का बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे परीक्षा में गलत हो जाता है। देखिए, दूर स्थित वस्तुओं के ताप को मापने के लिए पायरोमीटर है। विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए या एक तरह से लघु प्रतिरोधों के मापन में वोल्ट मीटर और अमीटर के बीच में जो आपका कैलिब्रेशन उपयोग किया जाता है, ये आपका पोटेंशियोमीटर होता है। ठीक है, याद रखिए वोल्ट मीटर और अमीटर के बीच में जो कैलिब्रेशन है, इसमें आपका पोटेंशियोमीटर यूज किया जाता है। पहियों वाली जो गाड़ी है उसके लिए ओडोमीटर है। और मोटर नाव की जो आपकी गति होती है ये टैकोमीटर के द्वारा आपकी मेजर की जाती है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अब आपका फर्मी या फेम्टोमीटर है, 10 की पावर -15 है। इसे पूरे क्रम में आप लोग बहुत इजीली याद रखिए, क्योंकि कई बार इस तरह का प्रश्न आपका परीक्षा में बनता है। इसके बाद देखिए जो अगला पॉइंट है जो आपको याद रखना है, देखिए परास रेंज के संदर्भ में है। अगर आपको कोई चीज़ बहुत दूर तक फेंकनी, जैसे आप बॉलर को देखते होंगे, वो गेंद को बहुत दूर तक फेंकने के लिए, जैसे दूर से अगर किसी को देनी है तो 45 डिग्री एंगल पे ही जैसे भाला फेंका जाता है आपका,
लंबी दूरी में मेजर करने के लिए, तो 45 डिग्री का एंगल होता है। वहीं पे अगर आप देखें तो प्रक्षेप गति करने वाले पिंड को ऊपर उछलने के लिए, जैसे ऊंची कूद वाले जो प्लेयर हैं वो 90 डिग्री के कोण का इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार इस तरह का पॉइंट भी आपसे पूछ लिया जाता है। अब देखिए अमीटर आपका क्या है, तो विद्युत धारा के लिए। टेकियोमीटर याद रखिए, क्षैतिज जो दूरियां होती हैं, लंबवत उन्नयन होते हैं, दिशाओं के मापन के लिए आपका टेकियोमीटर है। वोल्ट मीटर आपका विभवांतर का है। अमीटर आपका विद्युत धारा का है। पोटेंशियोमीटर हमने बात की थी, विद्युत वाहक बल के लिए यूज होता है। और पायरोमीटर आपका उच्च ताप विकिरण के लिए इस्तेमाल होता है, जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर के तापमान को मेजर करता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए न्यूटन के गति के जो विषयक नियम है, जैसे कि आपका पहला नियम है, तो पहला नियम क्या है, तो सभी गतिमान और विराम अवस्था वाली है, मतलब जब तक आप किसी चीज पे बल नहीं लगाएंगे वो गति नहीं करेगी। तो जड़त्व का नियम आपका पहला है, जो बल की परिभाषा को देता है। एग्जाम्पल के तौर पे हथौड़े को हत्थे में करने के लिए हत्थे को कई बार अग्रभाग को, जैसे मान लीजिए कई बार आपका हत्था तो हथौड़े से थोड़ा दूर जाता है तो उसे ठोक पीट के आगे किया जाता है। ऐसे ही कंबल से धूल झाड़ने के लिए, या गोली मारने पर कांच में तो गोल छेद होता है, लेकिन पत्थर मारेंगे तो पूरा कांच टूट जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके जड़त्व के, इनर्शिया के। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने से व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है। रुकी हुई गाड़ी से अचानक चलने पर जो यात्री हैं पीछे की तरफ चले जाते हैं। ये जो आपके न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम जो है जड़त्व नियम, ये गैलीलियो के द्वारा भी आपका प्रेजेंट किया गया था। तो कई बार पूछा जाता है कि गैलीलियो जो है किससे जुड़े हुए हैं, तो आपके पहले नियम से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही देखिए जो न्यूटन का द्वितीय आपका नियम है, जो बताता है कि जो बल है वो द्रव्यमान और जो त्वरण का जो है आपका गुणांक है, ताकि द्रव्यमान को जब आप त्वरण में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बल मिल जाएगा। किसी वस्तु पे जो आरोपित आपका बल है, उस वस्तु के द्रव्यमान उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर है। तो इसमें देखिए अब आगे क्या है, यदि त्वरण शून्य हो जाए तो बल भी शून्य हो जाएगा। द्रव्यमान सदैव आपका अपरिवर्तित रहता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। अब विशेषताएं क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया बल सदैव बराबर होते हैं। क्रिया व प्रतिक्रिया बल सदैव अलग अलग वस्तुओं पे लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप क्रिया बल किसी गेंद द्वारा जमीन पे लगेगा तो गेंद और जमीन दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। ऐसे ही आपका गेंद जो है जितना बल जमीन पर लगाती है, जमीन भी गेंद पर उतना ही बल लगाती है। ये क्रिया प्रतिक्रिया बल दोनों आपके बराबर रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आगे देखिए, गेंद को जमीन पे पटकने पर गेंद का उछलना और ऊंचाई से गिरने पर चोट जो आपकी लगती है, ये सारे आपके यहाँ पे जो एग्जाम्पल हैं, ये आपके इसके संदर्भ में आपके तृतीय नियम से जुड़े हुए हैं। आगे देखिए, फिर देखिए आपका आ गया त्वरण। एक्सेलरेशन का याद रखिए, एसआई मात्रक क्या है, तो ये मीटर प्रति सेकंड आपका स्क्वायर है। ये एक सदिश राशि है और ये इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, v-u/t। ये आप याद रखिए, कई बार इस पर डिजिट देके भी आपको सॉल्व करना रहता है। विस्थापन क्या है, तो निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के मध्य सबसे छोटी दूरी विस्थापन है। यह आपका एसआई मात्रक इसका मीटर है, ये एक सदिश राशि है। आवेग क्या है, तो बल और समय अंतराल का जो गुणनफल होता है, यही आपका आवेग है, जिसे न्यूटन सेकंड में मेजर किया जाता है। ताप का वह पैमाना जिसमें ऋणात्मक मान नहीं होता वो केल्विन होता है, जिसमें आपका ऋणात्मक मान नहीं होता है। इसके साथ ही देखिए ऊंचाई अल्टीमीटर है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। बैरोग्राफ जो है आपका वायुमंडलीय दाब को मेजर करता है। मैनोमीटर आपका दाब को। कार्बोरेटर जो है आंतरिक दहन पेट्रोल इंजन के लिए, ना कि डीजल के लिए। फोनोमीटर आपका ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन आवृत्ति को देखता है। ऐसे ही आपके जो ऊर्ध्वाधर जो वर्टिकल तल होते हैं और जो आपके हॉरिजॉन्टल तल होते हैं, दोनों में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र आपका क्या है, तो ये थियोडोलाइट है, ठीक है। जिसमें कई बार आपकी ऐसी इस तरह का मतलब स्पेस आपका होगा, बेस होगा, जिसमें आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप के मेजर आपको करने हैं। तो वो आपका क्या होगा, तो थियोडोलाइट के द्वारा ही आप इसे मेजर करेंगे। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पे खड़ा होकर गहरी सांस लेगा तो तराजू की रीडिंग क्या करेगी, बढ़ेगी। आपकी जो वॉशिंग मशीन है, ये आपके अपकेंद्रण पे पूरी तरह से बेस होती है। जैसे मान लीजिए वॉशिंग मशीन हो गया, मक्खन निकालने वाली जो आपकी मशीन होती है, ये भी आपका अपकेंद्रण पे है, मतलब बाहर की तरफ इसका रहता है। इसके बाद देखिए सदिश राशि इसमें से कौन सी है, तो विस्थापन, वेग, बल, आयतन, इसमें से आयतन आपकी जो है सदिश राशि नहीं है। बाकी आपकी जो है बाकी सदिश राशियां हैं। ऐसे ही आपका जो गति है वो भी एक अदिश राशि है। फिर देखिए, फिर आपके यहाँ लोलक के एग्जाम्पल दिए गए हैं, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तीसरे श्रेणी के। कई बार ये सिंपल स्टेटमेंट बन सकता है कि भाई कैंची आपका किस प्रकार का उत्तोलक है। तो देखिए यहाँ पे आपका प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कैंची आएगा, सिंडासी आएगा, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप, ये प्रथम श्रेणी के हैं। नींबू निचोड़ने वाली मशीन, सरोता, पहिए वाली जो एक पहिए वाली जो कचरे ढोने वाली गाड़ी होती है, ये द्वितीय श्रेणी के आपके उत्तोलक हैं। और तीसरी श्रेणी में आता है जैसे मानव का हाथ हो गया, चिमटा हो गया, स्टेपलर हो गया, ये सारे तृतीय श्रेणी के हैं। तो ये तीनों ही आपकी श्रेणियों में जो जो एग्जाम्पल हैं,
कम से कम आप इसे याद रखिए, क्योंकि इस पर आपका प्रश्न बड़ा अच्छा बन सकता है। अब देखिए, बल वह कारक है किसी भी गतिमान और विराम वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने पर जो आपका जिम्मेदार होता है। मतलब बल का मतलब है कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसका मात्रक क्या है? न्यूटन है। इसे आपका सीजीएस प्रणाली में जो मात्रक है इसका डाइन है, और ये एक सदिश राशि है। 1 न्यूटन के बराबर क्या होता है? 10 की पावर 5 डाइन होता है। ये चीज़ें याद रखिए, बेसिक है। हो सकता है कि कई बार इस तरह का बेसिक जर्नल इन्फॉर्मेशन भी आपको पूछ ली जाए। सरल मशीन का जो बल आघूर्ण का जो सिद्धांत पर कार्य करती है, जो आपकी सरल मशीन होती है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। बल आघूर्ण क्या है? तो बल आघूर्ण हो क्या होता है? तो बल गुणे लंबवत दूरी जितनी चली गई है, और इसका मात्रक क्या है? ये एक सदिश है और न्यूटन मीटर इसका मात्रक है। कई बार ये पूछा जाता है, तो आप मोमेंट ऑफ फोर्स को भी देख लीजिए कि जो सरल आपकी मशीन है वो इसी वाले आपके सिद्धांत पे काम करती है। अब देखिए, घर्षण पे आपका कई बार बीपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है। स्टैटिक हो गया, लॉटनिक हो गया, सर्पी हो गया, तो ये आपके किस तरह के हैं? देखिए, स्टैटिक घर्षण का मान सर्वाधिक होता है, लॉटनिक का आपका मान सबसे कम होता है। अब देखिए, घर्षण बल की निर्भरता क्या है? तो खुरदरी सतह पे इस पर घर्षण बल का मान सर्वाधिक होगा, और अगर सपाट है, चिकनी है, तो फिर आपका ये सबसे कम हो जाएगा। जैसे चिकनी सतह पे ये कम होता है, जैसे मान लीजिए जब बर्फ़ वगैरह गिरती है तो उस पर आपको फ्रिक्शन बहुत कम मिलता है, इसलिए आप फिसलन के कारण गिर जाते हैं। सतह, अब देखिए, घर्षण गुणांक का मान बढ़ाने के लिए क्या करना है? तो सतह आपकी खुरदरी होनी चाहिए। टायरों को खांचेदार बनाया जाता है, जूते चप्पल सोल के नीचे गोटियां लगा दी जाती हैं। ये सारी चीज़ें आपके घर्षण के गुणांक का मान बढ़ाती हैं। और वहीं घर्षण के गुणांक के मान कम करने के लिए आपके मशीनों में आपके लुब्रिकेंट्स लगाए जाते हैं, बॉल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है सतह को चिकना बनाने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, घर्षण के गुणांक का मान बढ़ाने के लिए कि घटाने के लिए? तो घटाने के लिए। इस तरह की बेसिक जो चीज़ें हैं इसी पे ही आपके प्रश्न बनते हैं, जो कठिन नहीं है, लेकिन अगर बिना समझ के साथ आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो परीक्षा में ये गलत हो जाएंगे। घर्षण से होने वाली आपकी हानियाँ, तो मशीनों के कलपुर्जे आपके घिसते हैं, वॉशर घिस के टूट जाते हैं, और मशीन कार्य करते करते कई बार जैसे गर्म होकर आपकी जल जाती हैं। गाड़ियों के टायर वगैरह घर्षण के कारण घिसते हैं, आपको पता है। ये सारी चीज़ें ही आपके फ्रिक्शन के पार्ट के तौर पे आती हैं। गति का सर्वप्रथम परिभाषित गैलीलियो ने किया था। और वायु गति जो है आपकी, वायु गति में जो ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ये गतिज ऊर्जा का एक एग्जाम्पल है। और गति का प्रथम नियम ही आपका क्या है? जड़त्व का नियम है। इसके बाद देखिए, गुरुत्वाकर्षण। तो आकर्षण बल का परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और जब उनके बीच की दूरी बढ़ती है तो उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कैसे समझेंगे? तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल ये वह बल है जिसके द्वारा ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड अथवा कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसे प्रतिपादित किया था न्यूटन ने अपनी द प्रिंसिपिया, इनकी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रिंसिपिया। ठीक है, पृथ्वी भी ऊपर से आने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने गुरुत्वीय त्वरण के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करती है। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल है, तो ग्रह संबंधी कैपलर का नियम आ गया। अब इन्होंने 3 तरह के आपके यहाँ पे नियम दिए थे। पहला नियम ये था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार जो आपकी इलिप्टिकल कक्षा होती है उसमें परिभ्रमण करता है। दूसरा, इन्होंने ये बताया कि जितने भी ग्रह हैं उनका क्षेत्रीय वेग हमेशा नियत रहता है। तीसरी बात यह कही गई थी कि टोटल आपका सूर्य से अधिक दूर जो आपके ग्रह हैं उनका परिक्रमण काल भी ज़्यादातर आपका अधिक होगा। ठीक है, ये सिंपल लैंग्वेज में कही गई बात थी। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, और आप सेंटर के जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र है वहाँ पे जमीन से ऊपर उड़ते फिरेंगे। आगे देखिए, उपग्रह सैटेलाइट के बारे में। तो उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। पृथ्वी तल से दूरी बढ़ने पर उपग्रह की चाल भी कम हो जाती है। जितना वो थोड़ा नीचे रहेगा उतना गुरुत्वीय फोर्स के कारण उसकी जो चाल है वो तेज रहेगी। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, वो इस पर निर्भर करती है कि पृथ्वी तल से उसकी दूरी कितनी है। इसीलिए कहा जाता है कि उपग्रह का परिक्रमण काल क्या है, तो कक्षा की परिधि को आप कक्षीय चाल से भाग दे दीजिए, सामने आपके परिणाम आ जाएगा। ऐसे मित्रों, जो अगले आपके पॉइंट है, ध्यान से देखिए। सड़क पे चलने की अपेक्षा बर्फ पे चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। ऐसे ही आपकी भरी हुई गाड़ी को चलाने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत धक्का देने में लगती है, लेकिन जब वो चल पड़ती है तो फिर बड़े आराम से चल जाती है, क्योंकि घर्षण बाद में कम हो जाता है। ऐसे ही आपके फुटबॉल के खेल में गोलकीपर जो है फुटबॉल की बॉल को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाता है, ताकि संवेग परिवर्तन की दर को वो कम कर सके। गुरुत्वीय त्वरण की निर्भरता को यहाँ पे देखते हैं। ऊपर से मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरने वाली किसी वस्तु में उत्पन्न जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है केवल हवा का उपस्थिति और अनुपस्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन यह वस्तु के द्रव्यमान या आकृति पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि हवा की उपस्थिति है तो एक भारी और एक हल्की वस्तु को एक साथ गिराने पे क्या होगा, तो जो भारी वस्तु वो पहले गिरेगी। अगर आप ये काम कर रहे हैं हवा की उपस्थिति में, अगर हवा अनुपस्थित है
ठीक है, तब फिर दोनों ही वस्तुएं चाहे कोई कितनी भी भारी हो हल्की हो, दोनों एक साथ ही आपकी पृथ्वी पर गिरेंगी। ये सिद्धांत या ये आपकी जो मेन बात है इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे मित्रों, लिफ्ट में व्यक्ति का भार देखते हैं। जब लिफ्ट त्वरित वेग से ऊपर जाती है तो लिफ्ट में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट त्वरित वेग से नीचे आती है तो व्यक्ति अपना भार घटा हुआ महसूस करता है। और जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे आती जाती है तो व्यक्ति भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता। जब नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होता है। और जब लिफ्ट का गुरुत्वीय त्वरण अधिक हो जाए तो लिफ्ट व्यक्ति के छत से टकराकर हवा में तैरने लगता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं लिफ्ट के संदर्भ में, अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप इसे बता सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, पलायन के वेग की बात करते हैं। पलायन का वेग कितना है? पृथ्वी के लिए पलायन वेग आपका 11.2 किलोमीटर है। अगर किसी पिंड को इतनी मतलब स्पीड के साथ फेंका जाए तो वो आपके गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगी। पलायन का वेग क्या है? तो ये √2gr ये जो है इसे याद रखिए, कई बार पूछा जाता है। वह न्यूनतम वेग जिसे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंके जाने पर गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और वापस नहीं आता है, यह 11.2 किलोमीटर याद रखिए। पलायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान और प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता, कभी भी यह उसके द्रव्यमान या प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता, यह पलायन वेग पे आपका पूरी तरह से निर्भर करता है। जैसे आगे कुछ चीज़ें यहाँ पे बात देखते हैं। एक लड़की झूले पे बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पे जो प्रदोल का आवृत काल है वो कम हो जाता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी से ट्रैक किया जाता है डॉपलर प्रभाव के कारण। और कक्षीय चाल पलायन वेग का संबंध क्या है? तो ये आपका सामने संबंध दिया हुआ है √2VO, ये याद रखिए। यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग आपका 41% बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह क्या करेगा? अपनी कक्षा छोड़ के पलायन कर जाएगा। 41% वाली रेंज आप लोग याद रखिए। और ये 11.2 किलोमीटर आपका प्रति सेकंड जो है, इसे भी याद रखिए। न्यूटन से पहले भी आपका सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होती हैं, यह ब्रह्मगुप्त ने रखा था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया था। इसके बाद देखिए, पीसा की झुकी हुई मीनार आपकी जो गिर नहीं जाती, क्योंकि गुरुत्व केंद्र से मतलब जाने वाली जो रेखा है उसके बिल्कुल ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। इसके बाद देखिए आपका अगला जो पॉइंट है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। इसके साथ ही देखिए मित्रों, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है हवा में, ठीक है। और जहाँ हवा उपस्थित नहीं है वहाँ पे दोनों बराबर वेग से आएंगी। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए, बल और विस्थापन के मध्य का कोण हमेशा 0 डिग्री होता है। और न्यूनतम कार्य और शून्य, जहाँ पे अधिकतम कार्य होगा वहाँ पे बल और विस्थापन के मध्य का कोण 0 होगा। और जहाँ पे न्यूनतम कार्य होगा, शून्य कार्य होगा, वहाँ बल और विस्थापन के मध्य का कोण 90 डिग्री होगा। ये कोण वाली बात आप लोग याद रखिए। किसी वस्तु पर बल लगाने पर उस वस्तु के बल की दिशा में होने वाले विस्थापन को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। ये कार्य की परिभाषा है। आगे देखिए, गतिज ऊर्जा और आपकी जो स्थितिज पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी में क्या है? तो किसी वस्तु में गति विशेष के कारण जो कार्य करने की क्षमता आती है, K बराबर क्या है? 1/2 mv²। ये फॉर्मूला याद रखिए। उदाहरण क्या है? धनुष से निकला हुआ तीर, बाण टूटने के बाद जो बहता हुआ जल है, सड़क पे दौड़ती गाड़ियाँ, ये सब आपकी काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल हैं। वहीं आपका ये जो है m/g/h जो है, ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि बांध बना के रोका हुआ जो जल होता है, जैसे जो डैम के अंदर पानी है, वो आपका पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है। चाबी भरी हुई गाड़ी जो संचित होती है, जैसे खिलौने वगैरह, ये आपके सारे पोटेंशियल एनर्जी है। कमान पे चढ़े हुए तीर में जो संचित ऊर्जा है, ये आपका काइनेटिक है। जबकि धनुष से निकला हुआ तीर जो है वो आपका काइनेटिक हो जाता है, जबकि ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है जब तक खींचा रहता है वो। तो दोनों में आप किसी तरह का आपको संदेह नहीं होना चाहिए। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वस्तु का वेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होती है? 4 गुना बढ़ जाती है। और वहीं अगर आप इसका वेग आधा कर देंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा भी 1/4 हो जाएगी। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ऐसे मित्रों देखिए, स्थितिज ऊर्जा के प्रमुख अन्य प्रकार में क्या है? तो ये आपका गुरुत्वीय आपकी आती है पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो गई, नाभिकीय हो गई, रासायनिक हो गई और प्रत्यास्थ, ये इसके कई सारे प्रकार हैं। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह ही आपका गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो ऐसा नहीं, देखिए कथन पहला तो सही है पर दूसरा आपका गलत है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर हमेशा क्या होता है? सर्वाधिक होता है। और इसी पॉइंट पे आपका एक क्वेश्चन अभी APO के एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद देखिए, वायु, जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में से एक पिंड का अधिकतम भार जिसमें होगा, हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा होगा इन सारी चीज़ों में।
इसके बाद देखिए, एक ऊंची इमारत से एक गेंद को 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सामने 29.4 आपका आंसर आ जाएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या को 1% आप कम करेंगे तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या है, 2% बढ़ जाएगा। इस तरह के पॉइंट कई बार पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से, तो ये आप रट लीजिए। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण जो त्वरण होगा वो कितना होगा, वो ग्रेटर देन होगा 980 सेंटीमीटर आपके प्रति स्क्वायर, जो सेकंड स्क्वायर इसके बराबर रहेगा वो। इसके बाद देखिए अगला जो आपका पॉइंट है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। कणों के किसी समूह या निकाय पर किसी बाह्य बल की जो अनुपस्थिति में निकाय का जो कुल संवेग नियत रहता है, ये आपके संवेग संरक्षण से जुड़ा हुआ है। आवेग को बल और समय अंतराल के थ्रू देखा जाता है, तो संवेग में जो आपका परिवर्तन है वो आपका क्या है, इसका मात्रक न्यूटन सेकंड है। इसके बाद देखिए अभिकेंद्रीय बल जो है F बराबर mv²/r, ये याद रखिए। अब केंद्रीय बल का एग्जाम्पल क्या है, बहुत अच्छा, कपड़ा सुखाने की जो मशीन है, दूध से मक्खन, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें आपके अपकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल है, ठीक है। और जो अभिकेंद्रीय है वो अंदर की तरफ होगा, ये बाहर की तरफ होगा आपका। इसको ध्यान से देखिए, ये आपका परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अपने कक्ष में जो आपका एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये अभिकेंद्रीय है, अंदर की तरफ, ठीक। अब देखिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है। अब देखिए अश्व शक्ति, एक यांत्रिक अश्व शक्ति में आपका कितना है, 746 वॉट, कई बार पूछा गया है, और 1 किलोवाट के बराबर 1.34 हार्स पावर होता है। ये मित्रों कई बार पूछा गया प्रश्न है आपका, और ये आपका एपीओ के एग्जाम में भी आया था। इससे जुड़ा हुआ विद्युत मोटर वाला एग्जाम्पल था। देखिए डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत को यांत्रिक में, माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में, और आपका जो इसके अलावा जो पूछा गया है, तो सौर सेल आपका प्रकाश को विद्युत में, मोमबत्ती रासायनिक को प्रकाश में, लाउड स्पीकर आपके विद्युत को ध्वनि में, सितार आपकी यांत्रिक को ध्वनि में। ये इसके एग्जाम्पल है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। इसके बाद देखिए संवेग को दोगुना करने पे गतिज ऊर्जा क्या होती है, 4 गुना हो जाती है। ये सिद्धांत आप याद रखिए। संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है, तो संवेग को अगर दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना आपकी हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगला पॉइंट देखिए, वॉशिंग मशीन आपकी जो है सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब अपकेंद्रीकरण पे आपके निर्भर है, ठीक है, अंदर की तरफ जो आपका बल है। इसके बाद देखिए ट्रेन चलने पर उसमें बैठे यात्रियों के पीछे की ओर झुकना क्या है, तो जड़त्व का नियम का उदाहरण है। ऐसे ही यहाँ पे एक सवाल दिया गया है एनसीईआरटी का, यदि 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है और उनके वेगों का अनुपात आपका क्या होगा, तो वो 2:3 हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखिए। इसके बाद देखिए जो आपकी शक्ति है ना, शक्ति पावर एक अदिश राशि है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मात्रक क्या है, जूल प्रति सेकंड या वॉट, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वी का पलायन हमने अभी पढ़ा था 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा, तो आंसर क्या है कि पृथ्वी पर वापस आ जाएगी, क्योंकि अगर हम 11.2 की स्पीड या इससे ज़्यादा से फेंकेंगे तभी वो गुरुत्वीय क्षेत्र को बाहर करेगी। इसलिए आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमेशा कॉन्सेप्ट भी जो है आपकी फैक्ट बेस ही होती है, इसलिए आपने फैक्ट को बहुत स्ट्रांग रखिए आप लोग। इसके बाद देखिए कार्बन, स्टील, क्रिप्टन और मिट्टी के तेल में से पदार्थ एक कौन सा इसका एक अच्छा उदाहरण है, तो पदार्थ के रूप में कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। तो मिट्टी का तेल, इसका एक आयतन निश्चित है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के चलते। आपके द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति पृष्ठ तनाव है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण आपका घर्षण होता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, ना कि ज़्यादा। ये बात आप याद रखेंगे। ठोस में शहनता नहीं होती। गैसों की शयनता ताप बढ़ने पे बढ़ती है, द्रवों की शयनता ताप बढ़ने पे घटती है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके विस्कोसिटी क्षयांता से जुड़ा हुआ है। ठोस में आपकी विस्कोसिटी नहीं है, गैसों में अगर आप टेम्परेचर के साथ ये बढ़ेगी और द्रवों में आपके टेम्परेचर के साथ ये घटेगी। इसको आप एक फॉर्मूले के तौर पे रट लीजिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रेशर की बात करें तो क्षेत्रफल घटने पे दाब क्या करता है, बढ़ता है। भाई छोटी चीज़ में अगर ज़्यादा दबाव है तो दाब आपका बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ने पर ये हमेशा ही आपका घटता है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। जैसे दलदल में फंसे व्यक्ति को कहा जाता है कि आप लेट जाइए, क्योंकि आपका क्षेत्रफल जो है बढ़ जाएगा तो कम प्रेशर लगेगा। ऐसे रेलगाड़ी पटरियों के किनारे कंक्रीट के पत्थरों को लगाया जाता है ताकि दाब को घटाया जा सके, ठीक है मित्रों। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो बुलबुले की त्रिज्या क्या करती है, बढ़ जाती है। आगे देखिए सरफेस टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि द्रव का भार नगण्य हो तो उसकी आकृति पूर्ण गोलाकार होगी। मतलब अगर द्रव्य का जो भार है वो नगण्य होगा तभी वो पूरी तरह से गोल बनेगा। जैसे वर्षा की बूंदें हो गई, साबुन का बुलबुला बिल्कुल गोल बनता है क्योंकि भार वहाँ पे नगण्य है। एक डाइन में 10 की पावर -5 न्यूटन आपका होता है। वैसे इसका जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन प्रति मीटर है आपका पृष्ठ तनाव का। तो द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका जो स्वतंत्र पृष्ठ है, फ्री सरफेस,
वो न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है, तो उसे आपका सरफेस टेंशन के तौर पे यहाँ पे बताया जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? किसी वस्तु को द्रव में डुबोए जाने पर उसके भार में होने वाली आभासी कमी जो है उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर है। मान लीजिए कोई चीज़ आप किसी बर्तन में डाल देते हैं तो जो पानी बाहर गिर रहा है, अगर आप मेजर करेंगे तो जो वस्तु है उसी के भार के बराबर वो होगा। एग्जाम्पल के तौर पर इसके 3 तरह के सिद्धांत दिए गए हैं। अगर आपका जो भार है वो विस्थापित द्रव का भार है जो है W1 है, अगर भार आपका उससे ज़्यादा है तो वस्तु द्रव में डूब जाएगी। अगर आपका जो भार है वो विस्थापित द्रव के भार से क्या है, बराबर है, तो वस्तु द्रव में पूरी तरह से डूबी हुई तैरती रहेगी। और अगर ये मतलब आपका भार जो है वो विस्थापित द्रव के भार से कम है तो कुछ अंश द्रव की सतह से ऊपर तथा कुछ उसके अंश द्रव के नीचे, मतलब ऐसे तैरते हुए वस्तु तैरती रहेगी। तो ये तीनों कंडीशन जो है आपकी, आप इसे याद रखिए, कई बार स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसा प्रश्न बन जाता है। देखिए आगे आपका कैपिलैरिटी है, कैशिकत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका जल के पौधों की जड़ों से टहनियों तक पहुंचना, लालटेन का मिट्टी जो है, लालटेन में जो मिट्टी के तेल का बत्ती में जलना, मोमबत्ती के धागे से मोम का पिघल के ऊपर चढ़ना, फाउंटेन पेन द्वारा जो स्याही को सोखना, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके। इसके साथ ही मित्रों देखिए 2 तरह के यहाँ पे आपके बल दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपके एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल जो है ये आपके ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स होते हैं। और भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच में क्या होता है, तो एडेसिव फोर्स होता है, जिसका यहाँ पे फॉर्मूला आपका दिया गया है। बत्ती वाले स्टोव में कैरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का ये पृष्ठ तनाव का ही आपका एक एग्जाम्पल है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की क्षमता क्या होती है, घटती है। मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया था कि आप ये दोनों कम से कम बातें जो हैं याद रखिए बहुत अच्छे से, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें ही आपकी जो है परीक्षा में आपको सीधे पूछ ली जाएंगी। आगे देखिए आपके जो अब आ गया ससंजक बल आ गया, ठीक है। ससंजक बल क्या है, तो ससंजक बल के आधार पर पदार्थों का घनत्व निर्धारित होता है। जिन पदार्थों के कणों के मध्य ससंजक बल सबसे ज़्यादा उसका मान सर्वाधिक होगा तो घनत्व भी सर्वाधिक होगा, मान कम है तो घनत्व भी कम होगा, जैसे गैस हो गई। अब इनके विभिन्न पदार्थों के ससंजक बल के आधार पर रखा जाए तो ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव, फिर गैस, ये इसका क्रम है, अवरोही क्रम में, ज़्यादा से कम की तरफ। ससंजक बल के कारण घटने वाली घटनाएं क्या हैं, तो द्रवों में जो आपका, अगर ससंजक बल आपका ज़्यादा है तो द्रवों में पृष्ठ तनाव आपका, जो द्रवों में पृष्ठ तनाव होता है, केशिकत्व होता है, ये इसी से जुड़ी हुई आपकी घटनाएं हैं। आगे देखिए पृष्ठ तनाव के कारण होने वाली घटनाएं, पहला तो यही हो गया आपका कि भाई सोखता पेपर द्वारा स्याही को सोखना, लालटेन में तेल की बत्ती का ऊपर चढ़ना, तेल वाले स्टोव में तेल का ऊपर चढ़ना, भूमिगत जल का ऊपर आना, ये सारे इसके कारण हैं। पृष्ठ तनाव पर विभिन्न कारकों का प्रभाव क्या है, अगर ताप का, कपूर डालने पे डिटर्जेंट का प्रभाव, पेट्रोल, डीजल, ये चारों ही चीज़ों पर क्या होगा, पृष्ठ तनाव आपका कम हो जाएगा, चारों में ही कम होगा। ये सारी सिचुएशन को बहुत ध्यान से देख लीजिए। जल का अधिकतम घनत्व तो आपका किस में होता है, तो 277 जो आपका के है। वैसे आपका देखिए पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जल का अधिकतम घनत्व आपका 277 जो के है, इस वाली ये केल्विन पे आपका होगा। इसके साथ ही देखिए मित्रों अगला पॉइंट है जो आपका परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके गलनांक और क्वथनांक पर जो दाब है, आखिर द्रव के दाब का क्या प्रभाव है। तो अगर दाब बढ़ेगा तो गलनांक भी, आपका दाब बढ़ने पे आपका गलनांक भी बढ़ता है और दाब बढ़ने पे क्वथनांक भी बढ़ता है। तो मतलब कुल मिला के द्रव के दाब से गलनांक भी बढ़ेगा, क्वथनांक भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है, क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि दाब आपका बढ़ चुका है। इसके साथ ही देखिए जो आपके केंद्राभिमुखी बल जिम्मेदार होता है वस्तु को वृत्ताकार पथ पे घूमना, जैसे एक सैटेलाइट जो है वो आपके पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, क्योंकि अंदर की तरफ से फोर्स लग रहा है, आपका केंद्राभिमुखी बल जो है आपका। आगे देखिए बर्नौली और टारसोली के प्रमेय, तो देखिए ये आपका यहाँ पे एक नियतांक वाला सूत्र है, इसे रट लीजिए, कई बार इस तरह का डिजिट ही आपसे सिंपल पूछ लिया जाता है। तो बर्नौली का प्रमेय प्रवाहित द्रव के लिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को परिभाषित करता है। बर्नौली का प्रमेय क्या है, तो वेंचुरी मीटर हो गया, हवाई जहाज की कार्यप्रणाली, ये बर्नौली पे तय होती है। और आपकी h ऊंचाई से गिरने वाले द्रव का जो वेग है आपके रूट में 2gh, ये आपका टारसोली के प्रमेय से यहाँ पे परिभाषित किया जाता है। तो देखिए प्रत्यास्थता के गुण को समाप्त होने की सीमा क्या है, ये आपकी प्रत्यास्थता की सीमा है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह किसी विरूपक बल द्वारा उत्पन्न आकार अथवा रूप के परिवर्तन का विरोध करता है, विरूपक बल से के हटा लिए जाने पर वह अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णता प्राप्त कर लेता है, तो ये आपकी प्रत्यास्थता कहलाती है। अब देखिए इसके संदर्भ में आपका हुक का नियम, तो हुक का नियम हो गया। इसके अलावा जो गैसों की अणुगति के नियम है बॉयल और चार्ल्स, ये आपके गैसों की अणुगति के नियम है। ये तीनों ही बातें आप याद रखिए। तो प्रत्यास्थता से जुड़ा हुआ हुक का नियम क्या है, किसी पदार्थ की प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न जो विकृति होती है उस पर आरोपित जो प्रतिबल जो है इसके वो अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब प्रतिबल बटे विकृति, ये दोनों आपके इस योग में रहेंगे।
तो फिर से सुन लीजिए, किसी पदार्थ की जो प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर किसी वस्तु में जो उत्पन्न आपकी विकृति है उस पर आरोपित प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती ये होगा। तो ये हुक का नियम बताता है प्रत्यास्थता के बारे में। ऐसे ही गैसों का अणुगति नियम क्या है, तो बॉयल का नियम जो है पीवी बराबर नियतांक, और चार्ल्स का जो नियम है ये आपका यहाँ पे दिया गया है। इसे आप थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि कई बार ये सीधे सीधे ऐसे ही लिख के आपको पूछ लेगा कि भाई इसमें पी नियत है कि नहीं है आपका। आगे देखिए, ये यहाँ पे टोटल आपके नैनोमीटर्स में विकिरण दिए गए हैं। इसमें ऊर्जा सबसे ज़्यादा प्रति क्वांटम सर्वाधिक किस में होगी, तो ये आपके 200 से लेकर 280 वाली रेंज में आपका सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद देखिए, दृश्य प्रकाश के कई बार डिफरेंट आप रेंज देखेंगे। ये 390 से लेकर 780 मीटर है। यहाँ पे दृश्य वाला 3900 आर्मस्ट्रॉन्ग से 7600 आर्मस्ट्रॉन्ग है। सर्वाधिक सुग्राही कौन सा होगा तरंग दैर्घ्य मानव आंख के लिए, तो ये 5500 आपका माना जाता है सबसे सही। अब तरंग देखिए, अब ये यांत्रिक अयांत्रिक दो टाइप की हैं, ठीक है। अब यांत्रिक तरंगे क्या है, तो निर्वात में नहीं चलती क्यों, और ये दूसरी जो अयांत्रिक हैं ये निर्वात में भी चल सकती हैं। यांत्रिक तरंगों में आपकी अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य आती हैं। अनुप्रस्थ में क्या है, तो जो संपीड़न और विरलन से चलती हैं, और आपके अनुदैर्घ्य में जैसे कि ध्वनि तरंग जो है। अब ये क्या है, अनुप्रस्थ जो केवल ठोस द्रव्य में चल पाएगी, और जो अनुदैर्घ्य है ये यांत्रिक तरंगे आपकी ठोस द्रव गैस तीनों में जैसे ध्वनि आपकी चलती है। तो ये आपके अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ के एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए, अब आपकी अयांत्रिक तरंगों में क्या आता है, तो एक्स, जिसकी खोज किसने की थी, विल्हम रोंजन ने। जैसे क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए, आंतरिक रोगों की जांच करने के लिए एक्स किरणों का इस्तेमाल भी होता है। रेडियो तरंगों में दीर्घ और लघु दो हैं। दीर्घ की खोज मार्कोनी ने की थी, लघु की आपकी हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। प्रयोग क्या है, तो एमआरआई, रडार और आपके टीवी रिमोट कंट्रोल में इसका भी इस्तेमाल होता है। अवरक्त किरणों की खोज विलियम हर्शल ने की थी। नाइट विजन या कोहरे में फोटोग्राफी के लिए आपका अवरक्त इंफ्रारेड जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रावॉयलेट पराबैंगनी क्या है, जोहन रीटर ने इसकी खोज की थी। दूध के जीवाणु को नष्ट करना, रोगी की सिकाई वगैरह में अल्ट्रावॉयलेट रेज आपकी यूज़ की जाती है। तरंग दैर्घ्य क्या है, तो दो श्रृंग और दो गर्तों के बीच की ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ, ये आपका तरंग दैर्घ्य होता है। ध्वनि को देखिए, अनुदैर्घ्य तरंग, यांत्रिक तरंग प्रकृति में क्या है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है आपकी जो ध्वनि है, केवल ठोस द्रव गैस माध्यम में ही है, निर्वात में संचरण नहीं कर सकती, ठीक है। इसके साथ ही देखिए, जो आपकी ध्वनि जो नहीं सुनी जा सकती 20 हर्ट्ज है, जो सुनी जा सकती 20 से 20,000 के बीच में है। जो पराश्रव्य है आपकी वो 20,000 से ज़्यादा है। मनुष्य केवल श्रव्य तरंगों को ही सुन सकता है। आगे देखिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ध्वनि की चाल क्या है, तो इसमें आपका एग्जाम्पल दिया गया है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। ये ठोस में आपकी सबसे ज़्यादा निकल में रहेगी, ना कि स्टील लोहे में। 6040 के आसपास इसकी स्पीड है। द्रव्य में ये जल, समुद्री में आपकी 1531 के आसपास है। गैस में भी हाइड्रोजन, ना कि हीलियम वायु या बाकी, हाइड्रोजन में आपकी इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो ये वाला एक बार पोज करके टेबल आप जरूर अच्छे से देख लीजिए। आगे देखिए मित्रों, आगे फिर प्रतिध्वनि जो इको है, ध्वनि का विवर्तन है, या फिर आपका अनुनाद जो होता है, किसी ध्वनि की आवृत्ति जब उसकी वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो बहुत बड़े बड़े आयाम एक तरह से उत्पन्न करती है, तो ये आपका अनुनाद होता है। इसलिए कई बार पुल पे कहा जाता है कि फौजियों को एक ही रेंज में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अनुनाद से वो ध्वस्त हो सकता है। तो प्रतिध्वनि क्या है, तो ये कार्यकारी सिद्धांत क्या है, ध्वनि का प्रवर्तन ही इसका सिद्धांत है जिसपे ये काम करता है। और ये माना जाता है कि 17.2 मीटर की दूरी पे ही आपको सही तरीके से ये ध्वनि जो है सुनाई देगी। अब इसका प्रयोग क्या है, दूरी, गहराई और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। अब आपका रिजोनेंस क्या है, तो ये किसी ध्वनि की आवृत्ति किसी वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है, तो वस्तु में उत्पन्न बड़े आयाम के कंपन को अनुनाद या आपका रिजोनेंस कहते हैं। ध्वनि में विवर्तन क्या है, तो विवर्तन के कारण घटित आपकी घटनाओं में, जैसे बाहर के कोलाहल को कमरे के अंदर सुनना, कमरे के अंदर की ध्वनि को कमरे के बाहर सुनना, ये आपका ध्वनि का क्या है, साउंड डिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो आप ये ध्यान से देखिए। अब अनुनाद के कारण घटित होने वाली घटनाएं कौन सी हैं, जैसे चलती बस में कंपन महसूस होने लगता है क्योंकि एक जैसा हो जाता है सारा। बादल गरजने से खिड़की में झंझनाहट होती है। और सेना द्वारा पुल में आपका फ्लैग मार्च से पुल में कई बार कंपन बहुत तेज उत्पन्न आपकी हो जाती है। ये सब रेजोनेंस के आपके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद देखिए ऊष्मा। तो ऊष्मा में क्या है, तो 1 ग्राम शुद्ध जल का जो ताप है 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी में मेजर किया जाता है। ये पूछा जा सकता है, ये इसके डिफिनीशन के तौर पे कि कैलोरी क्या है। अब 1 कैलोरी में आपका 4.18 जूल है, ठीक है। 1 जूल में आपका 0.24 कैलोरी है, और 1 किलोवाट में आपका 3.6 आपका मेगा जूल आपका टोटल होता है। इसके बाद देखिए ऊष्मा स्थानांतरण कैसे है, तो आपका चलन है, संवहन है और विकिरण है, 3 तरह का है आपका, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों, जो आपके प्रतिबिंब हैं उन्हें पर्दे पर जनित करना कहलाता क्या है, ये रोस्टर स्कैन आपका कहलाता है। ऐसे ही मित्रों देखिए, ध्वनि के आपके रिप्रोडक्शन के लिए एक सीडी
कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त क्या होता है, तो लेज़र बीम के द्वारा इसे प्रयुक्त करके इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए जो परम शून्य ताप है ये आपका 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। परम शून्य ताप को न्यूनतम संभव तापमान भी कहा जाता है। ताप के पैमाने में केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस है। ये फॉर्मूला रट लीजिए, कई बार परीक्षा में सीधे सीधे पूछा जाता है निकालने के लिए। तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल को गर्म करने पर इसका आयतन क्या है, घटता है और घनत्व बढ़ता है। यह जल का असामान्य प्रसार कहलाता है। और द्रवों का आयतन उनके हिमांक पर न्यूनतम होता है, जबकि जल का आयतन उसके हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ अधिक ताप पर न्यूनतम हो जाता है। आगे देखिए, अत्यधिक ठंड में पानी ले जाने वाली पाइपें फट जाती है, क्योंकि अत्यधिक ठंड में पाइपों का आयतन घटता है, परंतु जल जम के बर्फ बन जाती है और उसका आयतन क्या है, बढ़ जाता है। और ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण होने का जो सिद्धांत है ये आपके रमफोर्ड वैज्ञानिक ने रखा था। ठीक है, ऊष्मा गतिकी इसमें आते हैं। इसका प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 तरह के नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा का संपूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो असंभव है। किसी पदार्थ या निकाय के तापमान को परम शून्य तक नहीं घटाया जा सकता। ये 3 इन्होंने सिद्धांत जो है यहाँ पे रखे हैं। आगे देखिए, अब इससे जुड़ा हुआ यहाँ पे जो आपका पॉइंट है, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा सबसे कम, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। अब जैसे पानी है तो इसकी आपकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है। इसके बाद अल्कोहल की आपकी 0.60 है, जबकि बर्फ़, तारपीन का तेल, बालू, कार्बन इन सब की इससे कम है। तो पानी की सबसे ज़्यादा है आपकी। इसके बाद देखिए न्यूटन का जो शीतलन का नियम है क्या कहता है, किसी वस्तु में विकिरण द्वारा ऊष्मा ह्रास की दर जो होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट, उस वस्तु और वातावरण के ताप के अंतर की क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। तो इसे आप ध्यान से देखिए। ऊष्मा का चालक, जैसे जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण हो सकता है वो ऊष्मा के चालक हैं, जैसे कि सारी धातुएं। अब जिसमें ऊष्मा नहीं आगे बढ़ सकती, लकड़ी, कांच, वायु, कपड़ा, ये उसके कुचालक में आते हैं। और ऊष्मा रोधी क्या है, तो जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण बिल्कुल भी संभव नहीं है, जैसे एबोनाइट है, आपका एस्बेस्टस है। तो ये इसके कुछ उदाहरण हैं। अब देखिए किरचॉफ का नियम पूछा जा सकता है, क्या है, तो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ये आपके किरचॉफ ने रखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊष्मा के अच्छे अवशोषक ही उसके अच्छे उत्सर्जक होंगे। तो ये आपके किरचॉफ का नियम पूछा जाता है। स्टीफन का नियम क्या है, तो किसी आपके कृष्ण पिंड, जो आपका ब्लैक कोई पॉइंट है, पिंड है, उसके एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रति सेकंड जो उत्सर्जित होने वाला विकिरण है, रेडिएशन एनर्जी है, उसके परम ताप के क्या होगा, तो 4th पावर के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, ये आपका स्टीफन का टोटल जो है नियतांक रखा गया है, ये वाला, इसको देख लीजिए। तो ये आप इस पॉइंट के बाद देखिए आगे चलते हैं जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अपेक्षिक आर्द्रता क्या है, तो किसी ताप पर वायु के किसी आयतन में जो मौजूद आपकी जलवाष्प की मात्रा है, तो जलवाष्प की मात्रा बटे उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा गुणे 100। ये इसका फॉर्मूला है अपेक्षिक आर्द्रता निकालने के लिए। आगे चलते हैं। अब आगे देखिए इंद्रधनुष। तो वर्ण विक्षेपण का उदाहरण क्या है, तो इसमें परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन सारी चीज़ें पाई जाती है। प्राथमिक में हमेशा ऊपर लाल रंग होगा आपका, जैसे विव गयोर होता है, तो ये आपका आर ऊपर वी नीचे, और जो द्वितीयक है उसमें आपका ऊपर वी नीचे आर होगा। ठीक है, तो ये आप चीज़ें बहुत याद रखिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट के तौर पे सीधे एक बहुत ही जनरल वे में आपसे परीक्षा में पूछ ली जाएगी। अब प्रकाश का जो परावर्तन है, इसके संबंध में देखिए बहुत सारी आपकी घटनाएं हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे, अब देखिए गोलीय दर्पण में आपका उत्तल दर्पण है, फिर आपका अवतल दर्पण आता है। अब उत्तल दर्पण में जैसे स्ट्रीट लाइट हो गया, आवर्तक लेंस हो गया, सन ग्लासेस है, ठीक है, जहाँ फिर आपके साइड व्यू मिरर जो होते हैं कारों में, ये आपके कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण जो कॉनकेव है, इसमें आपका टॉर्च, वाहनों की हेडलाइट, दंत चिकित्सक जो है, डेंटिस्ट, और शेविंग दर्पण है जो आप जाते हैं नाई की दुकान वाला, सौर भट्टी हो गई, सोलर फर्नेस हो गया, और आपका जो खगोलीय दूरदर्शी में सैटेलाइट डिश, ये सारी चीज़ें क्या है, तो ये कॉनकेव मिरर के अवतल दर्पण के एग्जाम्पल हैं। उत्तल वाले रट लीजिए, ये यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिएगा, ये आपके आंसर आराम से निकल जाएगा। तो साइड व्यू मिरर हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, आवर्धक लेंस है, सन ग्लासेस है, ये आपके कॉन्वेक्स मिरर के एग्जाम्पल है। और ये अक्सर आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है परीक्षा के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली जो आपकी यूनिट है। इसके बाद देखिए मित्रों, उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब प्रत्येक स्थिति में दर्पण के पीछे, उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। ये पूरा एक प्रिंसिपल लाइन है, इसको रट लीजिए। और मैं इस वीडियो को यहाँ पोज करके ध्यान से देखिए कि वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति, इन तीनों में आपका क्या सामंजस्य है। जब आप वस्तु को अनंत पे रखेंगे, वक्रता के केंद्र पे रखेंगे, और वक्रता जहाँ उसको फोकस एफ पे रखेंगे, तो क्या बाकी जगह आपका चेंजेस आएगा। इसके बाद देखिए निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस आपका इस्तेमाल किया जाता है। आवर्धक कांच में उत्तल लेंस होता है। पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस आपका उत्तल लेंस होता है। सर्च लाइट में आपका नतोदर, जिसे अवतल कहते हैं,
ठीक है, तो ये आप ध्यान से देख लीजिए। इसके साथ ही दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा देखता है तो वो क्या है, अवतल होगा। ठीक है, अगला आपका पॉइंट देखिए, अपवर्तन के उदाहरण क्या है। तो जल में डूबी हुई छड़ का बाहर देखने पर छोटी और आपकी सतह से मुड़ी हुई दिखाई देना, पानी से भरे हुए बर्तन में पड़े हुए सिक्के आपको थोड़े उठे हुए दिखाई देते हैं, तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना, ये सब आपके अपवर्तन के उदाहरण हैं। इसे आप ध्यान में रखिए, बहुत ही ज़्यादा आपका परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन में देखेंगे तो आपकी जो मृग मरीचिका होती है, दूर रेगिस्तान में आपको एक छवि सी दिखेगी तालाब की, हीरे का चमकना, कांच के चटके हुए भाग में एक चमक आती है, एंडोस्कोपी, ऑप्टिकल फाइबर, ये सब आपका क्या है, तो ये आपके पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के उदाहरण हैं। इसके बाद देखिए, अब देखिए क्रांतिक कोण को थोड़ा समझ लीजिए। पदार्थ, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण तीनों में संबंध क्या है। अब जैसे जल है, अब इसका अपवर्तनांक आपका जो है 1.33 है, तो इसका क्रांतिक कोण आपका जो है 48.75 है। कहने का मतलब है कि अपवर्तनांक जो है अगर कम है तो उसका क्रांतिक कोण ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हीरे का आपका अपवर्तनांक कितना है, 2.42, और वहीं इसका क्रांतिक कोण जो है वो जल से भी कम है। तो दोनों को जो है आप संबंध को देखिए किस तरीके से ये आपका प्लस माइनस हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा वीडियो पॉज करके इसको ध्यान से देखिए। तो जल का अपवर्तनांक कम है पर क्रांतिक कोण ज़्यादा है, हीरे का अपवर्तनांक ज़्यादा है पर आपका क्रांतिक कोण कम है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा चमकता है। आगे देखिए, विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है। तो निर्वात में ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जल में आपकी थोड़ी उससे कम है, तारपीन में उससे कम है, नाइलॉन में उससे कम है, और हीरे में आपकी लगभग ये सबसे कम है। तो निर्वात में ही आपकी प्रकाश की चाल सबसे तेज होगी, ये बात आप यहाँ पे याद रखिए। और ध्वनि में जबकि जितना माध्यम सघन होगा उतना तेज होगा, तो उससे थोड़ा उल्टा मामला है। तो ये चीज़ें आप अगर समझ के पढ़ेंगे तो समस्या नहीं आने वाली। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, तो आकाश और समुद्र का नीला रंग, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये सारी चीज़ें हैं आपकी। मतलब जितना ज़्यादा प्रकीर्णन होगा उतना ज़्यादा चीज़ें आपको दिखेंगी बहुत सही से। जैसे आकाश नीला दिखता है क्योंकि बैंगनी और आपका जो नीला रंग है इसका प्रकीर्णन ज़्यादा है। प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस क्या कहलाता है, जैसे साबुन के बुलबुले जल की सतह पर फैले तेल की परत का रंगीन दिखाई देना, सीडी डीवीडी की रंगीन जो सतह चमकती है, ये सब आपके इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के आपके लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। इसके बाद देखिए रंग, प्राथमिक रंग में क्या आता है, तो लाल नीला हरा आपके प्राथमिक हैं, द्वितीयक में आपका बैंगनी पीला नारंगी आता है, और पूरक वाले में आपका जब दो रंगों को मिलाने पर जो आपका रंग है वो सफ़ेद हो जाए तो इसे पूरक रंग कहा जाता है। ये वाला एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर एक प्रश्न बन गया और ये बेसिक्स आपको नहीं पता होगा तो यहाँ पे आपका क्या है, ये गलत हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान से यहाँ पे पोस्ट करके ध्यान से एक बार इसको देख लीजिए। आगे चलते हैं। आगे देखिए, गर्म करने से विस्तारण क्या है, तो पदार्थ का घनत्व घट जाता है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। वह नियम जिसके अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान रहती है। आवोगाद्रो का ये नियम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है कौन सा आपका नियम है ये। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है आपका ओम का नियम। एक नियत ताप पर एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये एक नियत ताप पर ओम के ने ये अपना नियम रखा था कि एक नियत ताप पर एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होगा। तो ये आपका इससे जुड़ा हुआ ओम का नियम है। एग्जैक्ट इसे आप 2 से 3 बार वीडियो को पॉज कीजिए, इसे कम से कम आप 4 बार पढ़िए तो इसकी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगी। और देखिए आगे देखिए मित्रों, विद्युत सेल के प्रकार हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। प्राथमिक में क्या आता है, जैसे वोल्ट या सेल, लेक लांशे हो गया, टेलीफोन हो गया, विद्युत घंटी हो गई। शुष्क सेल में आपके जैसे टॉर्च है, रेडियो है, डैनियल सेल है, ये सारे प्राथमिक सेल के ही प्रकार हैं। ध्यान से देख लीजिए, डैनियल सेल हो गया, शुष्क में आपका टॉर्च, रेडियो आदि में उपयोग वाले हो गए। लेक लांशे आपके जैसे टेलीफोन या विद्युत घंटी में जो इस्तेमाल होते हैं, और वोल्ट या सेल, ये सारे आपके प्राथमिक हैं। मतलब वे सेल जो केवल एक बार ही प्रयोग होते हैं। द्वितीयक क्या है, वे सेल जो बार बार प्रयोग किए जाते हैं, जैसे संचायक सेल हो गया आपके, चार्ज किए जा सकते हैं, तो वो द्वितीयक हो गए। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। आगे देखिए, ट्रांसफार्मर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइकल फैराडे ने इसकी खोज की थी। ये प्रत्यावर्ती धारा का क्या करता है, उपचयन और अपचयन करता है। याद रखिए, डीसी का कोई चक्कर नहीं है, एसी धारा का ही उपचयन और अपचयन करता है ट्रांसफार्मर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्यूज की जो तार होती है इसका गुण क्या है, इसका प्रतिरोध तो उच्च होना चाहिए लेकिन गलनांक निम्न होना चाहिए, ताकि ज़्यादा प्रेशर हो तो वो गल जाए, ताकि किसी तरह का आपका शॉर्ट सर्किट ना हो। इसके बाद देखिए, विभवांतर को भी एक परिभाषा के तौर पे देख लीजिए। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
लाने में किया जाता है। ये इसके संदर्भ में आपका दिया गया है। अब मित्रों, ये जो मेन आपके यहाँ पे सारे पॉइंट्स थे, ये पूरा पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि साइड के भी ये कुछ आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन के ऐसे पॉइंट है जो आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपके दे सकते हैं। तो थोड़ा सा आप इसे भी एक बार स्क्रॉल करके देख लेंगे, ताकि यहाँ से भी आपका कोई 1 से 2 प्रश्न आपके ना छूट पाए। तो मैं आपको केमिस्ट्री और भौतिक जो है दोनों का ही ये सारे पॉइंट जो है अभी पीडीएफ के तौर पे प्रोवाइड कर देता हूँ। बाकी कल मेरी कोशिश रहेगी कि मॉडर्न हिस्ट्री और जो हिस्ट्री का सेक्शन है वो आपका कवर किया जाए, और फिर उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी को भी कवर कर देंगे। और करंट के 350 क्वेश्चन का एक कलेक्शन है जो मैं आपको कल या परसों कंप्लीट करवाऊंगा। और बाकी जो हमारे करंट के पहले मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं वो सारी थीम्स को बहुत अच्छे से आप लोग देखिए, और एक संक्षिप्त की वाला मैं लगभग 400 पॉइंट का आपके लिए करंट लेके आऊँगा, जो आपको परीक्षा में कई सारे क्वेश्चन आपके सही करवाएगा।